Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज हम लोग बीए हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 के पेपर थर्ड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिरोज शाह तुगलक के जीवन और उसके उपलब्धियों के विषय में चर्चा करेंगे। फिरोज शाह तुगलक का बचपन का नाम कमालुद्दीन फिरोज था। उसके पिता रजब खां थे और उसकी माता बीबी जैला। उसके पिता रजब गयासुद्दीन तुगलक के सबसे छोटे पुत्र थे और उसकी माता बीबी जैला भट्टी राजपूत रड़मल की पुत्री थी। रजब की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के बचपन जब वह 7 वर्ष का था तभी हो गया और इसी के कारण उसका पालन पोषण इत्यादि का कार्यभार गयासुद्दीन तुगलक पे आ गया। उसने उसकी समुचित शिक्षा दीक्षा कराई और फलतः यह एक योग्य कुशल प्रतिभाशाली शासक के गुण इसमें विकसित होने लगे। कमालुद्दीन फिरोज यानी कि फिरोज शाह तुगलक बचपन से ही अपने दादा गयासुद्दीन और अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वासपात्र था और इसी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अमीर हाजी के पद पर इसे पदस्थापित किया था। वह जब 1391 ईस्वी में सिंध अभियान के समय ठट्टा के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तब दिल्ली का सुल्तान बनता है। एक यहाँ तथ्य है कि वो उसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, एक बार ठट्टा में और दूसरी बार दिल्ली में, और ये दोनों 22 मार्च 1351 और फिर अक्टूबर या नवंबर के महीने में 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। सिंहासन या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनते ही फिरोज शाह तुगलक के समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वह दिल्ली सल्तनत का सबसे विस्तृत साम्राज्य था। उत्तर और भारत दोनों क्षेत्रों में विस्तृत था। इसके समय विभिन्न प्रकार की योजनाएं असफल हुई थीं। राजकोष में धन की कमी थी। पूरे राज्य में विद्रोह का वातावरण था। इन्हीं परिस्थितियों में फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है और अपने नीतियों को, अपने इन जो कठिनाइयाँ थीं उसको हल करने का प्रयास करता है। शासक बनते ही वह, जैसा कि आजकल जो सरकारें हैं ऋण, कृषकों के ऋण इत्यादि माफ़ कर रही हैं, ठीक उसी तरह उसने ऋण पंजिकाओं को खत्म कर दिया और कृषकों का ऋण माफ़ कर दिया। फिर जो दूसरा काम किया, सभी प्रकार के जो कठोर दंड थे उन्हें समाप्त कर दिया। जो उसका अगला कदम उसने उठाया शासक बनते ही वह था कि वजीर पद पर मलिक मकबूल को खाने जहाँ की उपाधि देकर बैठा दिया। फिर इसी तरह ही बहुत सारे प्रशासनिक जो दायित्व थे अपने समर्थकों को दिया और अमीरों को और उलेमाओं को संतुष्ट करने की नीति को लागू करते हुए वह पदों, पदवियों इत्यादि को बांटा। अपने आर्थिक सुधारों को लागू करते हुए वह सर्वप्रथम जो इस समय 24 प्रकार के कर थे उसको समाप्त कर दिया और वह 4 प्रकार के ही करों को वसूला। जो 4 प्रकार के कर थे वह थे जजिया, जकात, खुम्स, खराज। खराज जो था वह भूमि थी, भू राजस्व कर था। वह जो यह कर था वह कुल उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। जो जजिया कर था गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इस कर को
इस कर में महिलाओं, ब्राह्मणों, बुजुर्गों, अपाहिजों, विक्षितों इत्यादि को कर में छूट थी, लेकिन फिरोज शाह प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया का वसूला, हालांकि बाद में फिर इसे वापस ले लिया था। जो जक़ात है यह मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यह उनकी कुल संपत्ति का 40वां भाग या 2.5% लिया जाता था। जो खुम्स था यह युद्ध में लूट का माल था। शरीयत के अनुसार 1/5 भाग सुल्तान का होता था, 4/5 भाग अमीरों या सामंतों को। फिरोज शाह तुगलक ने इसको इसी रूप में लागू किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग अपने पास रखा और 1/5 भाग अमीरों में बांटा था। एक अन्य प्रकार का जो कर है वह था हक़ सर। यह सिंचाई कर था और यह कुल कृषि उपज का 10% वसूला जाता था। यह कर वह अपने नहर, जो सिंचाई के लिए नहर बनवाया था, इसके कारण वसूलता था। आर्थिक सुधारों को लागू करते हुए फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा हिसामुद्दीन को राजस्व अधिकारी नियुक्त किया और वह लगान निर्धारण किया। उसने उसकी जो लगान पद्धति में कमी थी वह वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर नहीं थी, वह बहुत विशेष परीक्षण निरीक्षण नहीं किया। फलतः यह बहुत ही उत्तम तरीके से लगान निर्धारित नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने राजस्व वृद्धि करने में सफल रहा। वह 80 लाख टन का दोआब क्षेत्र से वसूल किया और इस समय दिल्ली सल्तनत की जो राजस्व आय थी वह 6 करोड़ 25 लाख टन का थी। आर्थिक सुधारों में वह जागीरदारी प्रथा को लागू किया। सैनिक असैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले जागीर दिए जाते थे और वह अपने खर्च को काट के जो शेष बचता था वह राजकोष में जमा करते थे। इस समय एक अन्य प्रकार की व्यवस्था जो इतलाक प्रथा है, यह एक हुंडी पत्र था जो सैनिकों को दिया जाता था कि वह किसी भी राजस्व अधिकारी से वह हुंडी पत्र प्रस्तुत करें और अपना वेतन प्राप्त कर लें। उसके इन सुधारों से के बावजूद भी उसके प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, क्योंकि उसने जो प्रशासनिक पद थे उसका वंशोन्नत कर दिया। वह उसका यह मानना था कि जब अल्लाह हमें वृद्ध होने पे अपने सुविधाओं से वंचित नहीं करता है तो हम राजा कैसे कर सकता है। इसके कारण वह अधिकारियों के पद को वंशानुगत बना दिया। इससे उसके साम्राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। और एक प्रसंग देखने को मिलता है कि स्वयं फिरोज शाह तुगलक एक अधिकारी को कुछ टंका देता है, कहता है कि इसे देकर दीवान अर्ज से अपने घोड़े पास करवा लो। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। तो इस प्रकार देखते हैं इसके जो नीतियां थीं, इसके कारण उसके जो राजस्व वृद्धि तो हुई, लेकिन शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार भी बढ़ा। अब एक दूसरे तरह का जो व्यक्तित्व देखने को मिलता है फिरोज शाह तुगलक का, वह सार्वजनिक भलाई या लोक कल्याण के कार्य थे। इसमें उसने एक रोजगार दफ्तर खोला था जिसमें बेरोजगारों का पंजीकरण हुआ करता था और उसी आधार पर उन्हें रोजगार देने का प्रयास किया जाता था। एक दूसरे तरह का विभाग था दीवाने बंदगान या दासों का विभाग था। इसमें दासों के खाने पीने, रहने, प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था थी। इस तरह के विभाग को स्थापित करके वह शासक वर्ग के लिए कुशल योद्धा, कुशल दास और समर्थक अधिकारी वर्ग तैयार करने इत्यादि के भावनाओं से इस तरह के विभाग को स्थापित किया था। एक अन्य प्रकार का विभाग था दीवाने खैरात जो कि दान विभाग था और इस दान विभाग में उन्हीं को दान दिया जाता था जो कि वृद्ध, महिला, अपाहिज या अक्षम लोग थे, उनको मुफ्त में दान इत्यादि दे के उनका सहयोग किया जाता था। इसमें एक विवाह विभाग था। यह विभाग मुस्लिम महिलाओं के पुत्रियों
विधवाओं इत्यादि के विवाह हेतु धन जो खर्च होता था उसका निर्वहन करता था। एक जो अन्य प्रकार का विभाग था पेंशन विभाग, जिसे दीवाने इस्तिहाक नाम दिया जाता है, इसमें बुजुर्गों इत्यादि को पेंशन की व्यवस्था की गई। ठीक अपने सुधार कार्य को लागू करते हुए उसने कृषकों के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। जो उसकी सबसे बड़ी नहर थी उलुग खानी, या यमुना से जो उसकी जो सबसे बड़ी नहर थी उलुग खानी, यह 150 किलोमीटर 150 मील लंबी थी। यह नहर जो विस्तृत थी वह थी यमुना से हिसार तक। जो उसका जो दूसरे प्रकार की नहर थी उसका नाम था राजवही। यह नहर सिरमौर की पहाड़ी से निकल के हांसी तक जाती थी। जो उसका तीसरा नहर था यह, जो सिरमौर की पहाड़ी से निकल के हांसी तक जाती थी। जो राजवाही नहर थी वह सतलज से निकलकर घग्घर तक जाती थी। यह 96 किलोमीटर थी। जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी थी राजवाही, यह सतलज से निकलकर घग्घर तक जाती थी। जो उसका एक चौथा प्रकार का नहर था वह घग्घर से निकलकर फिरोजाबाद तक जाती थी, और एक पांचवा नहर था जो यमुना से निकल के फिरोजाबाद तक जाती थी। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि उसने जो नहरों का 5 तरह के नहरों का, हालांकि इतिहासकार वर्णन करते हैं कि वह बृहद नहर का एक जाल बिछाया था जो कृषकों के लिए सिंचाई इत्यादि करने में पूरा सहायक रहा। हालांकि हम ये जो समकालीन इतिहासकारों का जो वर्णन है उसे या अनुमान लगाते हैं कि हरियाणा इत्यादि के क्षेत्र में ही उसके नहर ज़्यादातर विस्तृत थे। इससे उसके कृषकों को भी लाभ हुआ होगा। उसका अगर हम शिक्षा और साहित्य के प्रति रुझान देखें तो स्वयं फिरोज शाह तुगलक एक शिक्षित व्यक्ति था। उसने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही की रचना की, और उसी के समकालीन जो 2 इतिहासकार हैं वह इसके दरबार में संरक्षण प्राप्त किए हुए थे। जियाउद्दीन बर्नी, जिसने तारीख़ फिरोजशाही और फतवा जहादारी की रचना की थी, और शमस-ए-राज अफीफ, जिसने तारीख़ फिरोजशाही की रचना की थी। इसी तरह अन्य विद्वानों को भी उसने प्रश्रय दिया था। उसने स्थापत्य कला के विकास के लिए एक लोक निर्माण विभाग की ही स्थापना कर दी थी, जिससे तुगलक काल में सबसे अधिक भवन फिरोज शाह तुगलक ही निर्मित करवाया। फिरोज शाह तुगलक लगभग 300 नगरों का निर्माण करवाया, 300 नगरों का, जिसमें हिसार, फिरोजा, फतेहाबाद, फिरोजपुर इत्यादि, जौनपुर इत्यादि का नाम गिनाया जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक एक उद्यान लगवाया जिसमें 1200 से अधिक पेड़ थे, और इससे 1,80,000 टन की आय उसे प्राप्त होती थी। जो फिरोज शाह तुगलक का देखते हैं कि उसके समय में बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जिसमें दलाइल फिरोजशाही का वर्णन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि उसके जो जन कल्याणकारी कार्य थे, जो लोक कल्याणकारी कार्य थे, इसके आधार पे जो वर्णन समकालीन इतिहासकारों ने किया है उसी के आधार पे अपना इतिहास लेखन करते हुए इलियट, डाउसन, एल्फिंस्टर इत्यादि ने इसे सल्तनत युगीन अकबर का उपाधि दिया है। ठीक इसी तरह जियाउद्दीन बर्नी इसे सच्चा मुसलमान, आदर्श सुल्तान घोषित करता है, लेकिन वह उसके धार्मिक नीति पर बेस्ड होकर इस तरह का इतिहास लेखन करता है और उसकी प्रशंसा करता है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति कट्टरता की रही और वह हिंदुओं के प्रति असहिष्णु व्यवहार करता था। मंदिरों को तोड़ना इत्यादि उसके धार्मिक रूप से उचित कार्य नहीं थे। वह सैयद उस सलातीन के उपाय धारण किया था और अपने को खलीफा का नायब पुकारता था। स्त्रियों को मज़ारों इत्यादि पे जाने से भी रोक दिया था।
इस तरह देखते हैं कि उसकी धार्मिक नीति के कट्टरता को बेस बना के भी जियाउद्दीन बर्नी ने कुछ उसकी अतिशयोक्ति रूप से प्रशंसा की है। जो समकालीन इतिहासकार थे संत सिराज अफी, इसने उसके राजस्व सुधारों से वर्णन किया है कि प्रत्येक किसानों के घर में घोड़े, फर्नीचर इत्यादि भरे हुए थे और प्रत्येक कृषक के घर में सोने चांदी का भंडार था। प्रत्येक कृषक महिलाएं सोने चांदी का आभूषण धारण करती थीं और इस प्रकार जो सल्तनतकालीन जीवन था, जन सामान्य का जीवन था, वह उत्तम कोटि का था। तो दो तरह के जो इतिहासकार जो वर्णन करते हैं उसमें दो तरह का इसका व्यक्तित्व निकलता है। एक तरफ तो धार्मिक रूप से कट्टर था, दूसरी तरफ वो जन कल्याणकारी भी किया था। अब उसके जन कल्याणकारी केवल मुसलमानों के लिए थे। अब ऐसा कहना कहाँ तक उचित है, इस पे मतभेद है, क्योंकि वहाँ दिल्ली या जहाँ भी इस तरह के जन कल्याणकारी किए गए उसमें हिंदू भी लाभान्वित हुए होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी उसकी जो धार्मिक कट्टरता की नीति है, इसके कारण इसकी आलोचना होती है। इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।